तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पटाउ सिंड्रोम के बारे में बहुत ही आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह संलक्षण बहुत अच्छे से लक्षण सहित क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको यह पटाउ संलक्षण पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पटाउ सिंड्रोम को सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि बच्चों इनके जो अध्ययन करता है वो कौन है। उसके बाद बच्चों पटाउ सिंड्रोम आखिर होता क्या है उसको समझेंगे, किस कारण से होता है उसको जानेंगे। फिर बच्चों अंत में हम लोग पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षणें दिखाई देती हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर जानकारी लेना है यानी कि बच्चों बहुत ही आसानी से याद करना है तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह पूरा एक एक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझ लेते हैं कि पटाउ सिंड्रोम के जो अध्ययन करता है वो कौन है। बच्चों देख सकते हैं, सबसे पहले इनका अध्ययन कि पटाउ ने सन 1960 में इसका अध्ययन किया था। यानी कि बच्चों जो पटाउ सिंड्रोम है उसके जो अध्ययन करता है, इसकी सबसे पहली खोज किसने की है, यानी कि बच्चों के पटाउ नामक एक वैज्ञानिक ने कब किए बच्चों, सन 1960 में इसका अध्ययन किए। यानी कि इसके अध्ययन करता के पटाउ नामक वैज्ञानिक ही हैं। देख सकते हैं बच्चों, इस कारण इन वैज्ञानिक ने अपने ही नाम से इस सिंड्रोम का नाम रखा है। देख सकते हैं के पटाउ, यानी कि बच्चों पटाउ सिंड्रोम, पटाउ संलक्षण नाम इसका है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पटाउ सिंड्रोम आखिर है क्या। तो समझेंगे बच्चों, इसे 13 एकाधिसूत्रता भी कहते हैं। तो क्या बोला गया है वहां पर बच्चों, समझेंगे। यह जो पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ संलक्षण है, इसको क्या कहा गया है, 13 एकाधिसूत्रता भी इसको कहते हैं। यानी कि बच्चों जो 13 गुणसूत्र होता है, 13वां गुणसूत्र होता है, उसमें एकाधिसूत्रता यानी कि एक अधिक सूत्र होने को क्या कहते हैं बच्चों, एकाधिसूत्रता कहते हैं। यानी कि इसमें जो 13वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें एकाधिसूत्रता हो जाता है, 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। आगे समझेंगे। देख सकते हैं, क्योंकि ये 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम्स की ट्राइसोमिक अवस्था से बनते हैं। तो समझेंगे बच्चों, यह एकाधिसूत्रता के कारण होता है 13वीं गुणसूत्र में, क्योंकि यह 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होती है बच्चों, ट्राइसोमिक अवस्था से बनते हैं। यानी कि ट्राइसोमिक अवस्था से ही यह क्या हो जाते हैं बच्चों, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, ट्राइसोमिक यानी कि बच्चों 3 गुणसूत्र वहां पर आ जाते हैं 2 की जगह। जहां पर डाइसोमिक होना चाहिए वहां पर क्या हो जाते हैं बच्चों, ट्राइसोमिक हो जाते हैं। इस कारण यह सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इसी के कारण जन्म लेने वाले बच्चे, जो जन्म लेने वाले क्या होते हैं बच्चों, बच्चे होते हैं, पटाउ सिंड्रोम से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। समझेंगे यहाँ पर, जब 13वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता हो जाता है यानी कि ट्राइसोमिक अवस्था बन जाता है, तो इसी के कारण जो जन्म लेते हैं बच्चे उनमें पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि पटाउ सिंड्रोम से यह क्या हो जाते हैं बच्चों, ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पटाउ सिंड्रोम को समझ लिया है। अब हम लोग इसके कुछ लक्षण हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर पटाउ सिंड्रोम से कोई ग्रसित बच्चा है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे उसको समझेंगे। पहला देख सकते हैं, हृदय एवं रुधिर परिवहन अनियमितता। यानी कि बच्चों समझेंगे यहाँ पर, जो हृदय में जो रुधिर परिवहन होता है वह अनियमित होता है। यानी कि वह नियमित गति से नहीं बहता है, कभी कम गति हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों उसमें क्या होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें अनियमितता होती है। यानी कि रुधिर परिवहन में क्या होती है बच्चों, अनियमित व्यवस्था होती है। मस्तिष्क अल्प विकास, यानी कि बच्चों मस्तिष्क का जो विकास है वह अल्प विकसित होते हैं। यानी कि बच्चों समझेंगे यहाँ पर, जो ऐसे ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जो पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उसका जो मस्तिष्क होता है वह अल्प विकसित होता है। यानी कि उनका जो माइंड होता है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, अल्प विकसित रहते हैं। और समझेंगे बहरापन का गुण भी उसमें दिखाई देता है। और जानेंगे आगे, अन्य तंत्रों में विकृतियां होती है। यानी कि बच्चों जो अन्य तंत्र होते हैं उसमें क्या होते हैं बच्चों, विकृतियां, यानी कि बीमारी होती है। दूसरा समझने का प्रयास करेंगे, नेत्रों के विकास में प्रभावित होना, यानी कि बच्चों उनके जो नेत्र के विकास है वो प्रभावित होती है। ऊपरी ओष्ठ के बीच से कटकर हेयर लिप बन जाना इत्यादि। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है,
नेत्रों के विकास में प्रभावित होना, यानी कि बच्चों जो नेत्र के विकास होते हैं वह पूरे प्रभावित होते हैं। जो दोनों आंखें होते हैं एक में ही मिल जाते हैं, समझेंगे। और ऊपरी ओष्ठ के बीच कटकर, यानी कि बच्चों जो ऊपर का ओठ होता है वह कटकर क्या हो जाता है बच्चों, हेयर लिप बन जाता है। यानी कि बच्चों जो नाक होता है उसमें जाकर जुड़ जाता है, जो ऊपरी ओठ कटा हुआ होता है और नाक में जाकर जुड़ जाता है। जिस प्रकार से बच्चों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला चित्र देख सकते हैं, नेत्रों के विकास में प्रभावित होना, यानी कि बच्चों इस बच्चे के जो नेत्र हैं वह दोनों एक में ही मिल गए हैं। और दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, ऊपरी ओष्ठ बीच से कटकर हेयर लिप बन जाना, यानी कि बच्चों उस बच्चे का जो क्या है बच्चों, ओष्ठ है यानी कि होंठ है वह कटकर किस में मिल गया बच्चों, नाक में मिल गया है, यानी कि हेयर लिप हो गया है। तो बच्चों तीसरा देख सकते हैं, प्रभावित बच्चे लगभग 3 माह तक ही क्या रह पाते हैं बच्चों, जीवित रह पाते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे बच्चों, जो पटाउ सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनका जीवन काल अत्यधिक दिन का नहीं होता है। 3 माह के अंतर्गत ही उस बच्चे की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से पटाउ संलक्षण को, पटाउ सिंड्रोम को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना, ताकि आपको अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।